वो हमें हानिकारक कीड़ों की श्रेणी में नहीं आते, हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए अपन भूल जाते हैं। अब आज अपन मानव जाति की बीमारियों की अपन बात करें और कई कहते हैं साहब टिब्बी है वो बिल्कुल इरेडिकेट हो गया, जब ऐसा नहीं है, टिब्बी इरेडिकेट नहीं हुआ, टिब्बी के कीटाणु आज भी है लेकिन अंडर कंट्रोल है। अंडर कंट्रोल है इस वजह से वो उस तरीके की एपिडेमिक फॉर्म में बीमारी नहीं फैला पा रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो इरेडिकेट हो गया। तो ये स्थिति हमारे कीड़े बीमारियों की है। हम कीड़े बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए एग्रीकल्चर में बिजाई से लेके कटाई तक जो भी ऑपरेशन अपन करेंगे और जो करते हैं उनका सीधा संबंध आने वाले कीड़े और बीमारियों के साथ होता है। बिजाई की बात आती है तो सबसे पहले बिजाई में क्या आता है, टाइम ऑफ सोइंग। हम बिजाई किस समय करें, इसका भी कीड़े बीमारियों से रिलेशन है। अगर आप टाइमली सोइंग करेंगे कीड़े बीमारी कम आएंगी, यानी कि कीड़े बीमारी का लोड आप टाइमली बिजाई करके ही कम कर देंगे, बिल्कुल कम नहीं कर देंगे, कुछ परसेंटेज उसकी कम हो जाएगी, कम आएंगे। अगर लेट सोन करते हैं तो अटैक ज्यादा होगा कीड़े का बीमारी का। तो इसलिए हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए, प्रयास हमारा ये रहना चाहिए कि हम टाइमली सोन करें। नरमन की बात आती है, देसी कॉटन की बात आती है, तो बिजाई का जो प्रॉपर टाइम है देशी कॉटन में अप्रैल का महीना है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में बिजाई करें, ये प्रॉपर टाइम है। और नरमे की जब बात आती है तो 15 अप्रैल से लेकर 15 मई, 15 मई से आगे नहीं जाए। जबकि हमारा फार्मर क्या करता है, मई का तो महीना जाता ही जाता है, जून में भी चला जाता है, जून में भी मिड जून तक पहुंच जाता है, वो करता है टाइम। फिर आता है किस्मों का चुनाव, कौन सी किस्म बिजाई करें, उसका भी कीड़े बीमारियों से संबंध है। अगर उस एरिया में जो कीड़े बीमारी आ रहे हैं उसके रेजिस्टेंट वैरायटी हमें मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है कि उसी को आप चुनाव करें। तो यानी कि रेजिस्टेंट वैरायटी हो, ससेप्टेबल वैरायटी नहीं हो, तो ऐसी किस्मों का चुनाव करें। अब बात हो जाती है साहब किस्मों का, तो बाजार में जाते हैं, कंपनियां आ गई है, तरह तरह की किस्म बीज बना लेती है और वो अपने उसके बीज के संबंध में अच्छा एडवर्टाइजमेंट करती है, वो बीज होता है खराब। तो फार्मर्स को ये एडवोकेट करें कि भाई आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस एग्रीकल्चर है, आपको खेती करनी है, आपके दादा परदादा सारे खेती करते हैं, आप भी खेती करते हैं, तो इसलिए ये आपका परमानेंट एक बिजनेस है। खेत में तो होना है, आप एक सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम रखो, 1 बीघा में एक कुछ एडवांस जो टेक्नोलॉजी का जो सीड है, हाई यील्डिंग वैरायटी है, उसका आप सीड लेके आओ, 1 बीघा बीज लो और उसको संभाल के रखो, वो 3-4 साल तक चलेगा। इसी तरीके से इसको रोटेशन में लेते रहो, तो आपको दूसरे बीज की तरफ जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, नया बीज आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नया बीज आप खुद अपने खेत में तैयार कर रहे हो, स्मॉल स्केल पे आप तैयार कर सकते हो। क्योंकि ये बिजनेस है, हमें तो चाहिएगा, अगले साल सीजन में फिर हमें चाहिएगा, रबी में चाहिएगा, खरीफ में चाहिएगा, तो इसका बीज अपन खुद तैयार करेंगे तो इसके क्या फायदे होंगे। एक तो कीड़े बीमारियों से हम बचेंगे, वो लोड कम होगा। दूसरा, हमारी जमीन के अंदर जो बीज उगा है उसका प्रोडक्शन हमने लिया है तो 100% उसकी गारंटी रहेगी कि वो शुद्ध है, उस बीज में उस भूमि के प्रति अनुकूल है, उस क्लाइमेट के अंदर उसकी अच्छी प्रोडक्शन आएगा। तीसरा फायदा ये होगा कि उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि हमारा खुद का तैयार किया होगा। बाजार में जाते हैं तो 1000 रुपये का कॉटन का बीज मिल रहा है, 1200 में मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बीज की जो किस्म है उस पर हमें ध्यान देंगे तो आने वाले कीड़े बीमारियों को हम नियंत्रित कर पाएंगे। आपने किस्म ऐसी वैसी ले ली जिस पर कीड़े बीमारी ज्यादा आते हो, बिजाई कर दी तो कीड़े बीमारी बहुत ज्यादा आएंगे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी हालत खराब हो जाएगी। हम फिर पेस्टिसाइड्स लिखेंगे तो हमारा क्या कॉस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी, फायदा हमें कम होगा तो हम नुकसान हो जाएंगे, वही हो रहा है। तीसरी बात आती है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। जमीन के अंदर नीचे फर्टिलाइजर देना जरूरी है।
बेसर डोज बोलते हैं इसको। क्यों अपन जमीन में बेसर डोज क्यों दें? बीज बिजाई करते हैं और बीज उग जाएगा, उसके बाद में ऊपर से कोई छिंटा मारते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कारण एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। महिला जब गर्भवती होती है तो उसको कितनी खुराक दी जाती है, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर बताता है इसको ये हरी पत्ती की सब्जियां वगैरह खिलाओ, इसको ये खिलाओ, घी खिलाओ, वो खिलाओ, यानी कि उसको अच्छी खुराक। क्यों? क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा है उसको भी चाहिए। अगर अच्छी खुराक माँ खाएगी और माँ हेल्दी होगी तो बच्चा भी हेल्दी होगा। तो हमारी ये जमीन जो है वो माँ है। इस जमीन में हमने बीज तो डाल दिया, लेकिन उसके अंदर वो हेल्दी है या नहीं है ये हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमने उसमें कुछ फर्टिलाइजर डाला ही नहीं है, तो वो हेल्दी कैसे होगी? उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो बीज का अंकुरण तो होगा, क्योंकि पानी लगाया, नमी है तो अंकुरण तो होगा, लेकिन कमजोर होगा। उसका अंकुरण होगा और वो पौधा कमजोर निकलेगा, कमजोर में तुरंत बीमारी का अटैक होगा, अब वो खत्म हो जाएगा, फिर रीसोइंग करेंगे। तो इसलिए अच्छी फसल देने के लिए जरूरी है कि बेसल डोज दिया जाए। बेसल डोज है वो सबसे कारगर होता है। बेसल डोज में दो चीजें आती है, एक होती है ऑर्गेनिक मैन्योर और एक होती है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब जो हमारी जैविक खाद्य हैं, हमारे खेत में सड़ी गली गोबर की खाद मिलेगी, गोबर की खाद कर लीजिए, या आपका जैसे सरसों की कटाई हुई, सरसों की कटाई हुई तो गुना होता है, हमारे पास का छोटा लालच कर जाते हैं, उस गुने को कट्टे भी बेच देते हैं, कुछ पैसा आ जाएगा। ये एक बड़ा छोटा लालच है। इससे बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर उसी गुणे को हम जमीन में मिला दें खाद समझ के, तो वो बहुत बड़ी अच्छी खाद तैयार होती है। उसको गुणे को कभी नहीं बेचना चाहिए। जमीन में जब ये खाद जाएगी, हरी खाद को भी अपन जमीन में देना चाहिए। एक एक बीघे के हिसाब से हम खेत का वो बना लें प्लान, इस बार इस बीघे में दी, इस बार इसमें दी है, तो ये टाइम आएगा 2-3 साल तक टेन्योर के बाद कि पूरे आपके मरने में हरी खाद हो जाएगी। हरी खाद होने के बाद में आपकी जमीन की हेल्थ है वो बिल्कुल साउंड हो जाएगी। जैविक खाद, तो ये इन खादों का हम बेशक में प्रयोग करें। उसके बाद में जो केमिकल खाद है उस पर हमें जाना होगा, तो वो केमिकल खाद की मात्रा भी आधी हो जाएगी। और जब केमिकल जैसे यूरिया DAP की मात्रा आधी हम उसमें दे देंगे ना, तो क्या होगा? जमीन की हेल्थ तो अच्छी रहेगी, हमारी लागत कम हो जाएगी। आपको पता है कि यूरिया DAP कितनी महंगी है। और दूसरा, इस खाद को लेने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? सीजन के टाइम में कई बार इस तरीके की स्थिति हो जाती है कि एक खाद जिसको कम जरूरत है वो ज़्यादा ले जाता है, अवेलेबिलिटी होती है, शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है, फॉल्स शॉर्टेज, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जरूरी है कि हम उस खाद को आदि यूज करें, तो हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन कम आएगी, ये बीमारी का प्रकोप नहीं होता, वो उसको सहन कर लेगा, सहन शक्ति रहेगी उसमें। इसके बाद अगला पॉइंट आता है बीज उपचार। 30 से 40 दिन तक फ्री फ्रॉम इंसेक्ट पेस्ट रहेगा, यानी 30 से 40 दिन तक उस पर कोई कीड़े बीमारी का प्रकोप नहीं होगा। और तब तक क्या होता है कि पौधे की पैदावार इतनी हो जाती है, वो इतना स्टाउट हो जाता है कि वो जल्दी सी कीड़े बीमारी के अटैक को सहन कर सकता है, मरेगा नहीं। तो इसलिए बीज उपचार बहुत जरूरी है। और बीज उपचार भी बड़ा सस्ता होता है, कि नॉमिनल इसकी क्वांटिटी की जरूरत होती है। 1 ग्राम प्रति किलो बीज का कर लीजिए, 1.5 ग्राम कर लीजिए, किसी में 3 ग्राम भी होता है, अलग अलग डोज होती है इनकी, तो इसमें कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। तो इसलिए बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। इसके बाद में आता है बिजाई। जब हम कर रहे हैं तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी रखना जरूरी है, और रो टू रो डिस्टेंस रखना जरूरी है। इनका भी कीड़े बीमारियों से संबंध है। अगर
अगर आपने सघनी बीज दी, रोड टू रोड डिस्टेंस कम रखी, प्लांट टू प्लांट कम रखी, तो क्या होगा? पौधा तो उगेगा, ग्रोथ करेगा, अच्छी ग्रोथ करेगा, लेकिन इतना सघनी ग्रोथ हो जाएगी कि उसके अंदर न तो एयर क्रॉस करेगी और न ही उसमें सूर्य की किरणें, धूप उसमें आ पाएगी। तो ऐसी स्थिति में उस पौधे के अंदर ह्यूमिडिटी क्रिएट रहेगी। ह्यूमिडिटी क्रिएट रहेगी तो मैक्सिमम रस चूसने वाले कीड़े और अपने सुंडियों का अटैक आ जाएगा। और वो अटैक इतना सघन होगा कि वहां अगर आप पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो स्प्रे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो स्प्रे नीचे नहीं जा पाएगा, ऊपर ऊपर ही रह जाएगा। तो नीचे जो कीड़े बीमारी हैं वो तो खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में प्लांट टू प्लांट और रोड टू रोड डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है, ताकि प्रॉपर एयरेशन रहे, सूर्य की किरणें उसमें प्रॉपर आती रहे और पेस्टिसाइड लोड, इंसेक्ट और पेस्ट का जो लोड है वो कम हो।